यूपी के गाजियाबाद के रामवीर तंवर जी को लोग पॉन्डमैन के नाम से जानते हैं। रामवीर जी तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद नौकरी कर रहे थे, लेकिन उनके मन में स्वच्छता की ऐसी अलग जगी कि वो नौकरी छोड़कर तालाबों की सफाई में जुट गए। रामवीर जी अब तक कितने ही तालाबों की सफाई करके उन्हें पुनर्जीवित कर चुके हैं। कुछ लोग आपने देखा होगा गांव में पूरे दिन अपना वो पत्ते खेलते हैं, लेकिन अगर आप उनसे कुछ एक नई पहल करने के लिए बोलो तो वो कहेंगे समय नहीं है। तो वो समय की तो ऐसी बात है कि जब रुचि होती है किसी कार्य में तो समय भी निकल ही जाता है। बाकी इस कार्य में जो मेरा रुचि है वो ही एकमात्र कारण है कि मेरे लिए आज मेरे पास इसके लिए समय ही समय है। तो ये मेरा सौभाग्य है कि ईश्वर ने मुझे ऐसा एक अपॉर्चुनिटी दी है, एक ऐसा मौका दिया है, इतनी ऊर्जा मेरे अंदर उन्होंने दी है कि मैं संरक्षण करने वाले लोगों की लिस्ट में हूँ। चाहे वो तालाब है, नदी है, झील है, वो किसी एक की नहीं है, वो उन लोगों की भी उतनी है जो उनका दोहन कर रहे हैं, वो उन लोगों की भी उतनी है जो उनका संरक्षण कर रहे हैं। तो मैं अपने आप को लेकिन उस गिलहरी की तुलना में समझता हूँ जो गिलहरी जो है अपने पूंछ को रेत में अपना थोड़ा सा मिक्स करती है और फिर में जाके समुद्र के किनारे पे डाल देती है और वो सोचती है कि इससे पुल बन जाएगा। तो आज जो हम थाली में शाम को डिनर में या ब्रेकफास्ट में पानी लेके बैठे हैं वो उसी कैटेगरी का पानी मिलेगा जिस कैटेगरी का हमने आसपास के तालाबों को मेंटेन करके रखा है। आज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की स्थिति गांवों में ज्यादा अच्छी है नहीं, तो सारा कचरा वहीं तालाबों में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वहीं जाके डिस्पोज होता है। वो तालाब सिर्फ एक पानी का गड्ढा नहीं है, उससे हमारा आध्यात्म पूरा जुड़ा हुआ है, उससे हमारी पूरी शिक्षा जुड़ी हुई है। घर से और एक नाली निकलती है पतली वाली या सीवेज नेटवर्क निकलता है, वो बड़े नाले में जाता है, बड़ा नाला और बड़े नाले में जाता है, फिर वो किसी नहर में जाता है, फिर नदी में जाता है, फिर समुद्र में जाता है। तो बताइए पानी कहाँ जमीन में चला गया। शुरू किया था तो नहीं पता था कि एक तालाब भी होगा, और अब 100 हो गए हैं तो अब भी नहीं पता कि 101वां हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। नमस्कार दोस्तों, पतित पावनी माँ गंगा को लाने का श्रेय अगर महाराजा भगीरथ जी को जाता है तो वही तालाब पोखरों को उद्धार कर पुनर्जीवित करने का श्रेय रामवीर तंवर जी को जाता है। जीडी न्यूज आज एक खास शख्सियत से आपकी मुलाकात कराना चाहता है। रामवीर तंवर जी आज जीडी न्यूज के साथ है, बातचीत करेंगे, जानेंगे कि तालाबों को पुनर्जीवित करने का आपके मन में कैसा आया, कैसे आपने इनको संजोने का कार्य किया है। पुरानी परंपराओं में जहाँ तालाब को आदि रहते थे, आज उनको न केवल अस्तित्व खत्म होने का कार्य हो रहा है बल्कि उनको भूल जाने का कार्य भी लोग बात कर रहे हैं। इनकी प्रेरणा से मैंने भी कुछ लाइन लिखने का कार्य किया, हालांकि मेरा परिचय भी इनसे कुछ साल पुराना है, तो जो इस तरह की मैंने लाइन लिखी है तो उनको पेश करने के बाद ही मैं अपनी बात शुरू आपसे बात होगी। तालाब हूँ आपके गांव के छोर से बोल रहा हूँ, तालाब हूँ मैं आपके गांव के छोर से बोल रहा हूँ मैं, अस्तित्व अब मेरा शेष नहीं है, न जाने खुद को क्यों टटोल रहा हूँ मैं। तालाब हूँ आपके गांव के छोर से बोल रहा हूँ मैं। सदियाँ देखी हैं मैंने, देखी हैं हजारों जिंदगियाँ, सदियाँ देखी हैं मैंने, देखी हैं हजारों जिंदगियाँ, खुद की जिंदगी बचाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, तालाब हूँ आपके गांव के छोर से बोल रहा हूँ। जी तंवर साहब, आपका जी में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सैनी साहब। और पहले तो आपका पूरा सेटअप देख के और आपकी लेखनी देख के स्पेशली, है ना, क्या बेहतरीन आपने लिखा है, उसके लिए धन्यवाद। और जो आपने बेहतरीन तरीके से मेरा परिचय भी कराया है दर्शकों के साथ, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब आपसे प्रेरणा से सब संभव हो पाया। खैर, इस व्यस्त भरे जीवन में जब लोग बाग जो समय नहीं है, समय नहीं दे पा रहे हैं, आप तालाब पोखरों को बचाने में लगे हुए हैं, काफ़ी आपने काम किया है, ये सब आज के युग में कैसे कर पाते हैं आप? बिल्कुल, देखिए समय सबके पास है और समय किसी के पास भी नहीं है। समय दरअसल उस काम के लिए नहीं है जिसमें हमारी रुचि नहीं है। कई बार हम अपने जीवन में हर व्यक्ति प्रायोरिटीज को सेट करके रखता है। कई बार जॉब के साथ साथ बिजनेस भी कर लेते हैं लोग, और कुछ लोग जॉब के लिए भी रोते रहते हैं कि जॉब में मुझे समय नहीं मिल पाता।
कई बार लोग घर पे बैठे रहते हैं, उनका भी यही बहाना होता है कि मुझे समय नहीं मिल पाता, है ना। कुछ लोग आपने देखा होगा गांव में पूरे दिन अपना वो पत्ते खेलते हैं, लेकिन अगर आप उनसे कुछ एक नई पहल करने के लिए बोलो तो वो कहेंगे समय नहीं है। तो वो समय की तो ऐसी बात है कि जब रुचि होती है किसी कार्य में तो समय भी निकल ही जाता है। बाकी इस कार्य में जो मेरा रुचि है वो ही एकमात्र कारण है कि मेरे लिए आज मेरे पास इसके लिए समय ही समय है। मेरे पास इसके लिए समय वर्तमान युग में जब लोग जो है ना स्विच दबाकर प्रेस करके पानी निकालने का कार्य कर रहे हैं, तो आप तालाबों को संजोने के लिए क्या के लिए निकले हैं? बिल्कुल, देखिए समाज में दोनों तरह के लोग ही जन्म लेते हैं। एक वो जो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते हैं और दूसरा कहीं ना कहीं उनका जो संरक्षण करते हैं। तो ये मेरा सौभाग्य है कि ईश्वर ने मुझे ऐसा एक अपॉर्चुनिटी दी है, एक ऐसा मौका दिया है, इतनी ऊर्जा मेरे अंदर उन्होंने दी है कि मैं संरक्षण करने वाले लोगों की लिस्ट में हूँ। और ये कहीं ना कहीं ईश्वर का, समाज का, आसपास के लोगों का, साथियों का, टीम मेंबर का सहयोग होता है जो आपको इस दिशा में आगे बढ़ाने का काम करते हैं। नहीं तो चाहे वो तालाब है, नदी है, झील है, वो किसी एक की नहीं है, वो उन लोगों की भी उतनी है जो उनका दोहन कर रहे हैं, वो उन लोगों की भी उतनी है जो उनका संरक्षण कर रहे हैं। और यदि वो कभी ऐसे भेदभाव नहीं करते, है ना। तालाब यदि आप हैं, चाहे आप उनका दोहन करने की स्थिति में हैं या दोहन करने का विचार आपके मन में है, लेकिन फिर भी वो आपको उतने ही शिद्दत से गले लगाएगा, उतनी ही शिद्दत से आपको फायदा पहुंचाएगा जितना शिद्दत से वो किसी संरक्षण करने वाले को फायदा पहुंचाता है। ये एक तरह से भारत माता की तरह ही होते हैं कि जो चाहे चोर है, चाहे उचक्का है, चाहे देशभक्त है, सबको उतना ही प्यार करते हैं। तो तालाब भी वैसे ही होते हैं हमारे। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं जो है एक गिलहरी की तरह, मैं कभी कभी लोग अतिशोक्ति भी कह देते हैं कि भाई आप कभी जैसे आपने भागीरथ से तुलना करी, तो मैं अपने आप को लेकिन उस गिलहरी की तुलना में समझता हूँ। जो गिलहरी जो है अपने पूंछ को रेत में अपना थोड़ा सा मिक्स करती है और फिर में जाके समुद्र के किनारे पे डाल देती है और वो सोचती है कि इससे पुल बन जाएगा, है ना। तो मैं उस गिलहरी की तरह हूँ, लेकिन उससे उतना आत्मविश्वास जरूर रहता है कि कम से कम मैं उन लोगों में नहीं हूँ जो किनारे खड़े होके देख रहे हैं, उतनी भी हिम्मत नहीं कर रहे कि एक अपनी पूंछ को मिट्टी में गंदा करके वहां पे जाके डाल सकूं। तो भी नहीं है, आप नेशनल लेवल पे आप लगातार काम कर रहे हैं। अभी तक अगर बातचीत की जाए, कितने तालाब और पोखरों को बचाने का काम किया जा चुका है आपके माध्यम से? बिल्कुल, देखिए तालाब जो है हम दो तरीके से काम करते हैं। एक खुद के रिसोर्सेज से किसी तालाब को रिस्टोर करते हैं शुरू से लेकर एंड तक, और कुछ तालाब ऐसे हैं जो बहुत सारे गांव के युवा हैं, गांव के प्रधान हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पर्सन्स हैं, अधिकारी हैं, जो अपने स्तर से तालाब कर रहे हैं और हम उनको सहयोग देने का काम करते हैं। अगर आप दोनों तरह के देखेंगे तो वो तो 400-500 से ज्यादा गिनती निकल जाएगी, लेकिन जो मैंने खुद ने किए हैं वो लगभग अभी तक 100 तालाब हम कर चुके हैं। तो साहब, मानवीय जीवन में ये तालाब की भूमिका क्या है और इनको बचाने का लाभ क्या है? देखो, तालाब बड़ा सवाल है सर, ये बड़ा सवाल। तालाब को अगर आप देखेंगे तो उसके बहुत सारे इम्पोर्टेंस हमारे जीवन में है। सबसे पहला तो ये है कि वो कहीं ना कहीं हमारे आसपास के एरिया के जो तापमान है उसको बनाए रखने में मदद करते हैं, क्योंकि आज आप ग्लोबल लेवल पे, अभी मोदी जी COP28 में दुबई में बोल के आए थे, है ना, और तमाम हमारे बच्चों की किताबों में क्लाइमेट चेंज के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, हीट वेव्स के बारे में, ये सारी हर चैप्टर में आज इसको क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक वैश्विक स्तर पे ये चिंता का विषय है। लेकिन और भी बहुत सारी IITs हैं, यूनाइटेड नेशंस है, बहुत सारे, एक रामसर कन्वेंशन है, उसमें भी ये चर्चा हुई थी कि जहां जहां पे तालाब खत्म होते जा रहे हैं वहां का टेम्परेचर और एरिया की तुलना में ज्यादा होता है ना। तो इसको हम एक तरीके से अर्बन हीट आइलैंड्स की कैटेगरी में रखते हैं। दूसरा, हमको लगता है कि हम एक स्विच दबाते हैं और पानी निकल आता है, लेकिन जो जमीन के नीचे एक्वीफर्स हैं, है ना, वो आप उनको एक तरीके से बर्तन समझिए हमारे, तो उन बर्तनों में भी जो पानी भरा हुआ है वो कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्सेज से ही जाके पहले पर्कुलेट होता है, वो वहां जाके एकत्रित हो जाता है। फिर हम अपना उसमें एक हेड पंप का जो पाइप है उसको अपना एक स्ट्रो पाइप समझिए, तो स्ट्रो पाइप उसमें डालते हैं और उससे सक कर लेते हैं। तो वो हमारी नल वैसा ही काम करते हैं, हेड पंप करते हैं। लेकिन अगर हमारे
आज थाली में एक गिलास पानी रखा है और वो स्विच दबाने से आया है, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं तालाब से ही रिचार्ज होके उस तक एक्वीफर तक पहुंचा दो और वहां से फिर हमने स्विच दबा के हमारे गिलास तक आ गया। तो आज जो हम थाली में शाम को डिनर में या ब्रेकफास्ट में पानी लेके बैठे हैं, वो उसी कैटेगरी का पानी मिलेगा जिस कैटेगरी का हमने आसपास के तालाबों को मेंटेन करके रखा है ना। गंदा तालाब है तो गंदा पानी मिलेगा, साफ तालाब है तो साफ पानी मिलेगा। लेकिन हमारे मन में ये विचार जरूर होना चाहिए कि जब हम पानी पी रहे हैं तो वो किसी ना किसी तालाब, पोखर, झील, नदी की देन है हमारे लिए। दूसरा, आज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की स्थिति गाँवों में ज़्यादा अच्छी है नहीं, तो सारा कचरा वहीं तालाबों में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वहीं जाके डिस्पोज होता है। तो उसके लिए तालाब जो कूड़ा घर बन गए हैं, उसके लिए तमाम तरह की गैसेस वहां से जनरेट हो रही हैं, मीथेन गैस निकल रही हैं, अमोनिया गैस निकल रही हैं, और वो हमारे बच्चों को, हमारे स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा खराब कर रही हैं। तो उससे कहीं ना कहीं आप अगर देखेंगे, पहले बहुत कम केसेस थे कैंसर के गांवों में, लेकिन आप जहाँ से हिंडन जाती है यहाँ पे, तो हिंडन के जो दोनों तरफ के गांव हैं वहां पे आप देखेंगे एक एक गांव में 40-40 मरीज कैंसर के हैं, है ना। और जहाँ पे इस तरह की फैक्ट्रीज हैं, है ना, जहाँ जो ग्राउंड वाटर में अपने पॉल्यूटेड वाटर को या केमिकल्स को मिक्स कर देते हैं, एक एक गांव में 100 कैंसर के मरीज हैं, है ना। किसी के ट्यूमर हुआ पड़ा है, किसी का कुछ हुआ पड़ा है, तो वो कहीं ना कहीं जो पानी पी रहे हैं वही हमारे शरीर में जा रहा है और उस तरह की बीमारियां हमें हो रही हैं। तो ये हमारे स्वास्थ्य को भी खराब कर रहा है, हमारे पर्यावरण को भी खराब कर रहा है, हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी खराब कर रहा है। और तालाब सिर्फ एक पानी का गड्ढा नहीं है, उससे हमारा आध्यात्म पूरा जुड़ा हुआ है, उससे हमारी पूरी शिक्षा जुड़ी हुई है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, आप पुरानी किसी भी यूनिवर्सिटी को उठा के देखिए, आप नालंदा यूनिवर्सिटी को उठा के देखिए, आप तक्षशिला यूनिवर्सिटी को उठा के देखिए, है ना, आप गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में उसको उठा के, मतलब किसी भी अच्छी पुरानी यूनिवर्सिटी को देखिए, तो बिना तालाब के कभी किसी यूनिवर्सिटी की कल्पना नहीं हुई, है ना। उसके बीचों बीच एक अच्छा तालाब आपको मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं जिन लोगों ने संरचना की थी, डिजाइन किया था ऐसे एक हमारी धरोहरों को, तो उन्होंने उसकी जो इम्पोर्टेंस थी उसको समझा और एक यूनिवर्सिटी के बीच में उसको जगह दी। अब आप देखिए अध्यात्म में कैसा हमारा जुड़ाव है। आप हिंदुओं के ज्यादातर मंदिर देख लीजिए और स्पेशली आप साउथ में देखिए, है ना, साउथ इंडिया में आप देखिए, किसी मंदिर की कल्पना बिना तालाब के करना असंभव है। हर तालाब के पास एक छोटा सा मंदिर है, तो कई बार उसको हाथ पैर धोने के लिए भी काम करते हैं, कई बार उसका अलग अलग तरीके से करते हैं। लेकिन आप वहीं आप अपना ये दूसरा इस्लाम धर्म में देखिए, आप यहाँ की शायद सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद है। जामा मस्जिद में भी चाहे वो आर्टिफिशियल है लेकिन छोटी सी वाटर बॉडी है जिसमें वो वजू करके तब जाके नमाज पढ़ते हैं, है ना। आप गोल्डन टेम्पल देख लीजिए, है ना, उसमें भी अगर लोग मंदिर में तब घुसते हैं जब पहले वहां पे पैर धो लेते हैं उस तालाब में, छोटी सी वाटर बॉडी है। और आप खुद बहुत सारे शहर हमारे ऐसे हैं जो तालाबों के नाम से ही उनका नाम पड़ा है। अगर मैं अमृत सरोवर की बात करता हूँ या उससे जब मैं जोड़ता हूँ अमृतसर को, तो अमृतसर मतलब अमृत का एक सरोवर, तो वो वहां से उसका नाम निकला। आज कानपुर देहात में एक जगह है पुखराया, है ना, तो पुखराया मतलब पोखर वाली जगह, वहां पे इतने सारे पोखर थे। आप मध्य प्रदेश में जाइए, सहस्त्रडोल एक जगह है, शहडोल वैसे उसको कहते हैं, लेकिन जब उसको पढ़ते हैं तो सहस्त्रडोल उसका असली नाम है। सहस्त्र मतलब हजार, डोल मतलब तालाब, तो 1000 तालाबों वाली जगह उसका, मतलब ऐसे बहुत सारे शहर हैं जिनका नाम ही सिर्फ किसी न किसी तालाब की वजह से पड़ा है। लेकिन आज वो कहीं ना कहीं शहर हैं या फिर वो गांव है, वो अपने नाम को चरितार्थ नहीं कर रहे, वहां का उल्टा हो गया है। पुखराया में अब कोई पोखर नहीं है, वहां पे 1000 तालाब नहीं बचे हैं। तो उस तरह की स्थिति यहाँ पे देखने को मिल रही है। क्योंकि इसका कारण जो मैं समझता हूँ, जिस तरह से अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है ना, जिस तरह से नए शहर बन रहे हैं, वहां पे तालाबों को उतना महत्व नहीं दिया जा रहा है। उतना एक जगह, अगर मान लो पड़ोस में ही हमारे नोएडा, ग्रेटर नोएडा शहर है, तो वहां पे अगर मैं नोएडा की बात करूं तो लगभग वहां पे 700 तालाब हुआ करते थे। लेकिन अभी आप देखेंगे तो वहां मुश्किल से 10-15 तालाब बचे हैं, है ना। कहाँ गए तालाब? वो सरकारी भूमि तो थी, है ना, ऐसा तो है नहीं कि सरकार के पास कोई राइट्स था उस भूमि को कब्जा करके वहां पे कुछ स्ट्रक्चर बना दे। आज जब हम एक सेक्टर डेवलप कर रहे हैं
तो सेक्टर में सरकार जिम भी डेवलप कर रही है, हॉस्पिटल भी डेवलप कर रही है, कॉलेज भी डेवलप कर रही है, स्कूल जिम सब डेवलप कर रही है, लेकिन जो भूल जा रही है वो तालाब डेवलप करना भूल जा रही है। और अब कहीं ना कहीं उसी का नुकसान हमें झेलने को मिल रहा है। ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है, कहीं कहीं पे 250, 300, 400 फीट भी पानी नीचे चला जा रहा है। तो वो हमारी आने वाली पीढ़ियों को अब उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और हम कहीं ना कहीं ग्लोबल लेवल पे एक वाटर स्केर्सिटी में हम अपने आप को देख रहे हैं। अभी आपने जिक्र किया है कि जो 300-400 फीट तक कहीं कहीं पानी देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर बात करें, कई बार मेरी भी बात होती है कि यार पानी वेस्ट आ रहा है, मोटर बंद कर दीजिए। उनका सीधा कहना होता है, मैं इस चीज़ को जो है कि धरती का पानी धरती में जा रहा है, क्या दिक्कत है? तो उसको कैसे देखते हैं कि हमने बटन दबाया पानी वेस्ट जा रहा है? उनका कहना है कि धरती में से निकला है, धरती में जा रहा है, क्या दिक्कत आ रही है? नहीं, बिल्कुल देखो, धरती का पानी बिल्कुल धरती में नहीं जा रहा है, क्योंकि धरती में तब जाता जब हम उसको तालाब तक पहुंचा देते, है ना। लेकिन आज हमारी सड़कें नालियां सब पक्की हो गई हैं। आप अगर आज से 10 साल पहले आप देखें तो एक नल थी, नल के सामने एक छोटा सा गड्ढा था, हम जो भी पानी निकालते थे उस गड्ढे में जाके रुक जाता था, क्योंकि गांव में नालियों का स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ। तब तो हम कह सकते थे कि वो पानी जा रहा है, लेकिन फिर भी उसको हम ऐसा नहीं कह सकते कि फिर भी वो ग्राउंड में जा रहा है, क्योंकि इवोपरेशन भी तो कुछ चीज है, वाष्पीकरण भी तो कुछ चीज है। तो उसमें वाष्पीकरण भी होता है, इवोपरेशन होता है, कुछ हिस्सा उसका पर्कुलेशन होता है। लेकिन आज वो जो मुश्किल से 10 से 15% हिस्सा शहरों में पर्कुलेट हो पा रहा है, जमीन में जा पा रहा है, क्योंकि घर से और एक नाली निकलती है पतली वाली, या सीवेज नेटवर्क निकलता है, वो बड़े नाले में जाता है, बड़ा नाला और बड़े नाले में जाता है, फिर वो किसी नहर में जाता है, फिर नदी में जाता है, फिर समुद्र में जाता है। तो बताइए पानी कहाँ जमीन में चला गया? तो पानी जमीन में नहीं जा रहा, मात्र 10 से 15% जा रहा है, नहीं तो हमारा पूरा पानी वेस्ट होता था। तो सर, हम बात करें आपके इस मिशन में, जो सरकारी या गैर सरकारी संगठन भी जुड़े हैं कि सरकार की भी आपको मदद मिलती है कि समय समय पे? बिल्कुल, देखिए, सरकार और प्रशासन की मदद के बिना तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जिन तालाबों को, जिन जल निकायों को हम अभी पुनर्जीवित कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार की ही प्रॉपर्टी है ना। तो वो हमें उन तालाबों को साफ सफाई करने दे रहे हैं, वही उनका बड़ा एक तरह से सहयोग है, क्योंकि सारा सहयोग फाइनेंशियल सहयोग नहीं होता, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक सहयोग भी बहुत बड़ी चीज होती है। क्योंकि जब हम किसी तालाब को करते हैं तो 100 तरह की रुकावटें भी आती हैं, है ना। लोग विरोध भी कर देते हैं कई बार अपने किसी निजी कारणों के कारण। तो उस समय पे हमें प्रशासन की और सरकार की मदद पड़ती है, और वो कहीं ना कहीं हमें मिलती है समय पर। कैसा महसूस करते हैं जब आपको लगता है कि मैं सफल हो गया, मेरा मिशन इस तालाब को लेकर सफल हो गया? व्यक्तिगत रूप से रामवीर तंवर जी कैसा महसूस करते हैं उस समय पर? बिल्कुल, देखिए, सच बताऊं तो सफलता की परिभाषा तो हर लोग हर अपनी तरह से करते हैं, लेकिन मुझे अभी तक नहीं लगा कि मैं कितना सफल हो पाया हूं, आज तक मैं खुद नहीं समझ पाया। और इसके लिए मैंने कभी कोई टारगेट भी अभी तक नहीं मतलब कभी नहीं सोचा, क्योंकि हर इंटरव्यू में ये एक सवाल रहता ही है हर किसी का कि आप क्या, आपका टारगेट है कि कितने तालाब करेंगे। तो मैं यही कहता हूं कि देखो, जब शुरू किया था तो नहीं पता था कि 1 तालाब भी होगा, और अब 100 हो गए हैं तो अब भी नहीं पता कि 101वां हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, है ना। सफर जारी है ना, सफर जारी है। हाँ, मेरा काम है इस पूरे काम को एंजॉय करना, है ना। जब तक समाज साथ दे रहा है, लोग साथ दे रहे हैं, सरकार साथ दे रही है और मुझे मजा आ रहा है इस काम में, तब तक करता रहूंगा। हो सकता है कल को मुझे किसी और काम में आनंद आने लगे। तो हम जो भी काम कर रहे हैं वो अपने आनंद के लिए कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं करता हूँ। सरकार और लोग साथ देते हैं, उससे और ज्यादा अच्छा लगता है मुझे। इस सब की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है? प्रेरणा, देखिए, प्रेरणा के लिए हमें आसपास का जो माहौल है, आसपास के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए सभी प्रेरणा स्रोत होते हैं। और सबसे ज्यादा प्रेरणा स्रोत हमारी स्थितियां होती हैं, है ना। कहीं ना कहीं हमारा बचपन, हमारी यादें उस तरह से जुड़ी होती हैं कि जब हम बड़े होते हैं और चीजों को बदलता हुआ देखते हैं गलत दिशा में, तो मन करता है कि इसके लिए कुछ किया जाए। अगर मैं खुद अपनी बात करूं तो मुझे बहुत अच्छा तैरना आता है, और मैंने वो तैरना सीखा है भैंस की पूंछ पकड़ के। जब वो नहर में घुसती थी तो उसकी भैंस, हम भी घुस जाते थे, क्योंकि इतने बड़े नहीं थे कि उसमें टिक पाए पानी में। लेकिन आज उसी, आप अगर नहर को देखेंगे तो उसमें अगर आप पानी में हाथ भी लगा दिया तो शायद आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, है ना। तो वो नेचुरल रिसोर्सेज को आपने बर्बाद होते हुए देखा है। तो जब आप बड़े होते हैं और आपके अंदर उतनी ऊर्जा, ताकत होती है कि हाँ, मैं इसके लिए कुछ कर सकता हूँ, तो आप करने का प्रयास भी करते हैं। तो ये उन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज को
कुछ करने का प्रयास है जिनको हमने बचपन में थोड़ा अच्छी स्थिति में देखा था। तो साहब अगर देखा जाए अक्सर देखने में आता है कि जिन तालाबों की सौंदर्यीकरण के नाम पे या सफाई के नाम पे काम किया गया है उनका अस्तित्व शेष नहीं बचा है, या यूँ कह लिया जाए कि वो तालाब हरे भरे नहीं रहे, पहले पानी से लबालब रहते थे, अब उनमें पानी शेष नहीं बचा है। कैसे देखते हैं सबको आप? बिल्कुल, देखिए तालाब में सरकार से और तमाम लोगों से जो भी तालाब के लिए काम करते हैं, मेरा हमेशा उनको एक सजेशन रहता है कि हम तालाबों पर कंक्रीटाइजेशन पे ज़्यादा फोकस ना करें, क्योंकि आप दिल्ली में देखेंगे तो दिल्ली में उन्होंने अच्छे अच्छे महंगे पत्थर तालाबों के ऊपर लगाए हुए हैं, सीढ़ी लगाई हुई है, बस उसमें एक ही चीज़ है कि बारिश का पानी कभी उस तरफ नहीं आता, ना उसमें कोई बत्तख हमें देखने को मिलती है, ना कभी उसमें हमें उस तरह की अच्छी अच्छी और एक्वेटिक बर्ड्स वहाँ पे देखने को मिलती है, क्योंकि हमारा जो तितलियां हैं, बत्तखें हैं, चिड़ियाएं हैं और सारी चीजें हैं, उनको पत्थर नहीं चाहिए, उनको चाहिए अच्छी घास, अच्छी क्वालिटी का पानी और देखरेख और सुरक्षा, है ना। वो कहीं ना कहीं जब हम एक किसी तालाब को कंक्रीटाइज करते हैं तो वो तालाब नहीं सिर्फ एक स्विमिंग पूल बन के रह जाता है, और इसलिए आपने देखा होगा वो फिर सूखे रहते हैं हमेशा। तो हमें लेकिन इस बात को ध्यान देना चाहिए कि अब अगर मान लो हम तालाबों को यहाँ पे उस तरह का बनाने की सोचे कि लोग इसमें से घड़े में से पानी लेके जाएंगे, तो वो हमारी बेवकूफ़ी है, क्योंकि यहाँ पे हम एक तरफ कह रहे हैं कि हम हर घर तक पानी पहुंचा रहे हैं और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि तालाबों को पीने लायक बनाया जाए, तो वो दोनों आपस में कंट्रोवर्सी है ना। अब हमें तालाबों को उस तरह से बनाना है, क्योंकि पीने की ज़रूरत अब ख़त्म हो गई है, कि ह्यूमंस के काम ना आए, कम से कम और जो लिविंग स्पीसीज हैं, जीव जंतु हैं, उनके वो काम आए। तो इसलिए मेरा फोकस रहता है कि तालाब में उस तरह की घास लगाए जाए, आइलैंड्स बनाए जाएं जिसमें बत्तखें आ सकें, जिसमें और सारी चीज़ें उसका फ़ायदा उठा सकें। तालाब को किसी तरह के रोजगार से जोड़कर भी देखा जा सकता है? बिल्कुल, हम हमेशा रिकमेंड करते हैं और सजेस्ट करते हैं सरकार को भी, एनजीओज को भी, कि तालाब जब तक सेल्फ सस्टेनेबल तालाब नहीं बनेगा, आत्मनिर्भर तालाब नहीं बनेगा, जब तक वो ज़्यादा समय तक वो अपने आप को नहीं उस स्थिति में बनाए रख पाएगा। उसके लिए आपने गांव में आप रहते हैं, हम भी गांव में रहते हैं, और हमने बहुत बार देखा होगा कि गांव में अगर खेत की कोई मेड़ काट लेता है ना, तो लाठी डंडे चलना हर घर, मतलब गांव में हर महीने एक बार ऐसा हो ही जाता है, और कई बार लोग मर्डर कर देते एक दूसरे का। बट उसने क्या किया था कि भाई 6 इंच किसी दूसरे के खेत की उसने मेड़ काट ली थी, या उसको ऐसा हो सकता है, इसको ऐसा कंफ्यूजन हो गया था। तो वो सारी लड़ाई इसलिए हुई थी क्योंकि उससे उसकी ऑनरशिप थी, है ना, उसका उस खेत के साथ उसका मालिकाना हक था। लेकिन जब अभी हम तालाबों के बारे में सोचते हैं, कोई जब हमारे सामने खड़ा होकर तालाब में कचरा डालता है, उस पर कब्जा करता है, तो कोई करता है विरोध? नहीं करता। वो इसलिए नहीं करता क्योंकि किसी की ऑनरशिप उस तालाब से नहीं जुड़ी हुई है। तो हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि किसी की ऑनरशिप इस तालाब से जुड़ जाए, ताकि उसकी इनकम जनरेट होने लग जाए, जैसे उसके खेत की इनकम उससे आती थी, ताकि वो अब कोई उसको गंदा करे तो उसको विरोध करे वो। और यही तालाबों को सेल्फ सस्टेनेबल बनाने का, आत्मनिर्भर बनाने का एक काम है। जल संचय पे आप काम कर रहे हैं, तालाब को बचाए रखने के लिए आप काम कर रहे हैं, आपके इस मिशन से लोग बाग जुड़ सके, उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? उसके लिए देखो, हम जल चौपाल गांव-गांव में जाके लगाते हैं, और जल चौपाल लगाने का हमारा उद्देश्य यही है कि भाई हम लोगों के साथ जुड़ें, लोग हमसे जुड़ें, ये 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12 ऐसे होते चले जाएं। दूसरा हमारा एक कैंपेन है #selfie_with_pond। अगर आपके घर, ऑफिस, तालाब, कहीं पे भी ऐसा कोई तालाब है जिसकी स्थिति खराब है और आप चाहते हैं कि मैं इस तालाब के लिए कुछ करूं, तो आप उस तालाब के साथ सेल्फी लेके सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं #selfie_with_pond के हैशटैग के साथ। तो उससे हमारे पास नोटिफिकेशन आएगा, आपकी आईडी हमें दिखेगी और हम आपसे कनेक्ट करने का कोशिश करेंगे। तो ये सारे तरीके हैं कि कैसे। बाकी हमारे सोशल मीडिया पे कोई भी हमें मैसेज डाल सकता है, ईमेल डाल सकता है, हमारे नंबर वहाँ पे मौजूद है। तो हम हमेशा खुश होते हैं कि कोई हमसे संपर्क करता है। तालाबों को अगर न बचाया जा सके तो आने वाले 10-20 सालों में आप किस तरह से देखते हैं? अगर देखिए नहीं बचाया जा सका तो नेचुरल रिसोर्सेज की तरह हम भी डिग्रेड होने लगेंगे, क्योंकि हम प्रकृति से हैं, प्रकृति हमसे नहीं है। तो प्रकृति को बचाना या उनको कंजर्व करना हम
कोई एहसान नहीं कर रहे हैं किसी के ऊपर, है ना। चाहे वो मेरी बात हो या किसी और की बात हो, अगर हम प्रकृति के लिए कुछ कर रहे हैं तो किसी पे या प्रकृति पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और अपने आप को बचाने की जब कोशिश करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे किसी निजी स्वार्थ के अंदर वो आती है। तो हम जो भी कर रहे हैं वो निजी स्वार्थों के कारण कर रहे हैं, और अगर नहीं बच पाया तो मतलब स्थिति और भयानक होगी। अब इससे होगा क्या कि जो लोग समृद्ध होंगे, जिनके पास ज्यादा अथाह पैसा होगा, वो हो सकता है विदेश से भी पानी मंगा के पी ले, या हो सकता है वो और महंगी मशीन खरीद लें कि नाले के पानी को भी ट्रीट करके पी ले। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा फंसता है वो फंसता है निचले तबके का लोग। तालाब पोखरों को बचाया जा सके, जीडी न्यूज के माध्यम से किस तरह का संदेश आप देना चाहेंगे? पूरा देश आपको देखने का कार्य कर रहा है। बिल्कुल, देखिए मैं जीडी न्यूज के माध्यम से लोगों से यही विनती करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि तालाब समाज का, पर्यावरण का अभिन्न हिस्सा है, और हमारी जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। और तालाबों को बचाने का मतलब है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को बचा रहे हैं, हम अपने आप को बचा रहे हैं, और आने वाली पीढ़ी के भविष्य को हम सुरक्षित कर रहे हैं। तो इनको एक लैंडफिल साइट, कचरा घर ना समझा जाए, इनको एक हमारे लिए धरोहर समझा जाए। जैसे आज हम बहुत सारी पुरानी बिल्डिंगों के लिए, मूर्तियों के लिए, राजाओं के लिए लड़ते हैं कि नहीं ये हमारी जाति से था, नहीं ये बिल्डिंग हमारी जाति के राजा ने बनवाई थी। हम आए दिन इस तरह की झगड़ा, इस तरह की बहस हम अपने समाज में देखते हैं। वो इसलिए देखते हैं क्योंकि हमें उन पर गर्व होता है ना, और हम चाहते हैं कि उनके किए हुए फायदों का जो क्रेडिट है वो हम भी ले सकें। लेकिन ये जो तालाब हैं वो भी ऐसे ही आसमान से नहीं टपके हैं, वो भी उन्हीं राजाओं ने, हमारी पुरानी पीढ़ियों ने बनाए हैं, और जिनका क्रेडिट लेने के लिए हमें आतुर रहना चाहिए। लेकिन जैसे हम किसी बड़े बुजुर्ग की मूर्ति को टांग कर उसका पूरा सम्मान करते हैं, हर सप्ताह उस पे कपड़ा घुमा के उसकी सफाई करते हैं, क्योंकि वो हमारे पूर्वजों की एक निशानी होती है, उनसे हमारा जुड़ाव होता है। तो तालाब को भी हमें वैसा ही कंसीडर करना चाहिए। वो भी हमारी पुरानी पीढ़ियां हमारे लिए धरोहर की तरह छोड़ के गई हैं, और उनपे भी अगर हम जैसे यहाँ पे कपड़ा से साफ करते हैं, अगर हम खुद भी साफ कर दें तो समझेंगे कि हम पुरानी पीढ़ियों की इज्जत कर रहे हैं। उनको इससे ज्यादा सम्मान देने का कोई तरीका बेहतरीन नहीं हो सकता। जल संरक्षण के साथ साथ आपने तालाब संरक्षण पर भी बातचीत की है, जीडी न्यूज के सेटअप पे आए हैं, समय दिया है, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद थॉमस साहब। और आगे से उम्मीद करेंगे, भगवान से भी प्रार्थना करेंगे कि आपका आना जाना जीडी न्यूज बना रहे, और आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं भविष्य के लिए। जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।